उबलते तेल के कड़ा में विक्रमादित्य को किसने फेंका। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते वह अपने साथियों से काफी आगे निकल गए और उस भयानक जंगल में भटक गए। वह रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी उन्होंने एक युवक को देखा जो पेड़ पर रस्सी से लटक कर आत्महत्या करने जा रहा था। विक्रमादित्य वहां जा पहुंचे और युवक को फटकार लगाते हुए कहा कि आत्महत्या न सिर्फ पाप है बल्कि कायरता भी है। विक्रमादित्य ने कारण पूछा तो युवक ने कहा, मैं कलिंग राज्य का रहने वाला हूं। एक दिन मैं जंगल से गुजर रहा था कि मेरी नजर एक बेहद सुंदर कन्या पर पड़ी और मैं उस पर इतना मोहित हो गया कि मैंने उसी समय उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया। मेरे प्रस्ताव पर वह जोर से हंस पड़ी और बोली कि मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक अभागी राजकुमारी हूं। मेरा जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि मेरे पिता कभी भी मुझे देख नहीं सकते। अगर मेरे पिता ने मुझे देखा तो तत्काल उनकी मृत्यु हो जाएगी। जन्म के समय ही मेरे पिता ने मुझे एक साधु की कुटिया में भेज दिया था और मेरा पालन पोषण भी उसी कुटिया में हुआ। लड़की ने कहा, मेरी कुटी की रखवाली एक राक्षस करता है और मेरा विवाह उसी से संभव है जो कुटिया के बाहर मौजूद खोलते तेल के कड़ा में कूदकर जिंदा वापस निकल आए। राजकुमारी की बात सुनकर मैं उसकी कुटिया में गया जहां उसका निवास था। वहां मैंने बहुत सारे नरकंकाल देखे जो उस तेल के कड़ा में कूदकर अपने प्राण गंवा चुके थे। मेरी हिम्मत ना हुई और मैं वापस लौट आया। मैंने उसे भूलने का हर संभव प्रयास किया पर सफल ना हो पाया। इसलिए अब मुझे मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। विक्रमादित्य ने युवक को वचन देते हुए कहा कि मैं राजकुमारी से तुम्हारा विवाह करवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया और उस कुटिया पर जा पहुंचे। राक्षस ने विक्रमादित्य को अंदर जाने से रोका। तभी कुटिया से एक साधु बाहर आया और विक्रमादित्य से उनका परिचय पूछा। विक्रम ने कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। इतना सुनते ही साधु विक्रम को कुटिया में ले गया। विक्रमादित्य जैसे ही कुटिया में गए, अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गए। वह बस नाम की कुटिया थी, बाकी उसमें राजकुमारी के सुख सुविधाओं वाले सारे प्रबंध थे। विक्रम ने साधु से उस लड़के के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। साधु ने कहा, हे राजन, आपके लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूं, परंतु राजकुमार उसी को मिलेगी जो उस तेल के कड़ाह से जीवित वापस निकल आए। किसी अन्य के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा जा सकता है या नहीं? साधु बोला, बस शर्त पूरी होनी चाहिए। वह अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, यह बात मायने नहीं रखती। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आ पहुंची। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी, जिसके कारण इतने सारे युवकों ने अपने प्राण दे दिए। विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ा भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल भयंकर उबलने लगा तो मां काली को स्मरण कर विक्रम कड़ा में कूद गए। खोलते तेल के कड़ा में कूदते ही उनके प्राण निकल गए। अपनी आंख सामने धरती के सबसे महान राजा के प्राण निकलते देख तपस्वी की रूह कांप उठी। अपने सच्चे भक्त का बलिदान देख मां काली वहां प्रकट हुई और कड़ा में अमृत की बूंदें डालकर अदृश्य हो गईं। तभी एक चमत्कार हुआ और विक्रम तेल के कड़ा से जीवित निकल आए। ऐसा दृश्य देखकर साधु अचंभित रह गया। कुटिया के पीछे खड़ा दैत्य सारा घटनाक्रम देख रहा था। विक्रम ने साधु से उस लड़के के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा तो साधु द्वारा राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई। राजा को खबर मिलते ही वह कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जीवन में पहली बार अपनी पुत्री को देख राजा काफी प्रसन्न हुआ और उसने लड़के अपनी पुत्री की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवाई। विक्रमादित्य का साहस देखकर वहां मौजूद प्रहरी राक्षस ने कहा, हे राजन, वैसे तो मैं दैत्य कुल का हूं, परंतु जीवन में जब भी आपको मेरी आवश्यकता महसूस हो तो आप मेरा आह्वान कर सकते हैं। मैं आपकी मदद हेतु उपस्थित रहूंगा। विक्रम ने प्रहरी दैत्य का आभार व्यक्त किया और उज्जैन के लिए निकल पड़े। नरभक्षी पिशाच के जंगल में क्यों चले गए? विक्रमादित्य और फिर क्या हुआ? एक बार विक्रमादित्य एक महायज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। वे उस यज्ञ में चंद्रदेव को आमंत्रित करना चाहते थे। वह अपने महामंत्री के साथ विचार विमर्श कर ही रहे थे कि महामंत्री के घर का एक नौकर वहां आकर खड़ा हो गया। महामंत्री ने उसे देखा तो समझ गए कि अवश्य ही कोई गंभीर बात है।
अन्यथा वह नौकर उनके पास नहीं आता। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और नौकर के पास जाकर कुछ पूछा। तभी नौकर ने कुछ ऐसा बताया कि उनका चेहरा उतर गया और वे विक्रमादित्य से विदा लेकर उसी क्षण वहां से चले गए। विक्रमादित्य समझ गए कि महामंत्री मुसीबत में है। उन्होंने नौकर से उनके इस तरह जाने का कारण पूछा तो नौकर हिचकियां आदेश दिया। तो वह हाथ जोड़कर बोला कि महामंत्री जी ने मुझे आपसे सच्चाई नहीं बताने को कहा था। विक्रम ने कहा, वह मेरे बड़े ही स्वामी भक्त सेवक हैं और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनके कष्ट का हर संभव निवारण करूं। नौकर ने बताया कि महामंत्री जी की एकमात्र पुत्री है और वह बहुत लंबे समय से बीमार है। उस पर किसी भयंकर काले जादू का प्रभाव है। उन्होंने उसकी बीमारी एक से बढ़कर एक वैद्य को दिखाई, पर कोई चिकित्सा कारगर साबित नहीं हुई। अब उसकी हालत इतनी दयनीय है कि वह मरणासन्न की अवस्था में है। इतना सुनते ही विक्रमादित्य व्याकुल हो गए और उन्होंने राजवैद्य को बुलाया। विक्रम ने कहा, महामंत्री की पुत्री को बचाने का कोई तो उपाय होगा। राजवैद्य ने कहा, उसकी चिकित्सा केवल स्वांग बूटी से की जा सकती है। यह बहुत ही दुर्लभ औषधि है जो कि पश्चिम में पिशाच के जंगल में मिलेगी। परंतु हे राजन, मान्यता है कि जो भी वहां गया है वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। इतना सुनते ही बेखौफ विक्रमादित्य यज्ञ की तैयारियों को छोड़कर पश्चिम की ओर निकल पड़े। काफी दिनों तक चलने के पश्चात विक्रमादित्य उस भयावह जंगल में जा पहुंचे। तभी झाड़ियों के पीछे मौजूद एक पिशाच की नजर विक्रमादित्य पर जा पड़ी। विक्रमादित्य का शरीर देखकर वह समझ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। वह तुरंत वहां से गया और थोड़ी ही देर में नरभक्षी पिशाच की सेना ने विक्रमादित्य पर हमला कर दिया। विक्रम के क्रोध की सीमा ना रही और वह अकेला वीर उन दैत्यों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते विक्रम ने संपूर्ण पिशाच का नरसंहार कर दिया। समय बहुत कम था, इसलिए विक्रम उस औषधि की तलाश में तुरंत आगे बढ़ चले। तभी अचानक एक दैत्य का अजगर ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। जम ही वे अजगर के पेट में पहुंचे, उन्होंने अपनी तलवार के एक ही वार से अजगर का पेट चीर दिया और बाहर निकल आए। गर्मी और थकान के कारण विक्रम का बुरा हाल हो गया। धीरे धीरे अंधेरा गिराया। रात गुजारने के लिए विक्रम एक वृक्ष पर चढ़ गए और विश्राम करते हुए सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही विक्रम स्वांग बूटी की खोज में निकल पड़े। इधर उधर भटकते न जाने कब शाम हो गई और अंधेरा छा गया, पता न चला। अधीर होकर विक्रम ने कहा, काश चंद्रदेव मदद करते। उनका इतना कहना था कि मानो चमत्कार हो गया। दिन के उजाले जैसी चांदनी फैल गई। थोड़ी दूर बढ़ने पर उन्हें राजवैद्य द्वारा बताई गई स्वांग बूटी दिखाई दी। वे बूटी लेकर चलने ही वाले थे कि चंद्रदेव सस शरीर उनके सम्मुख प्रकट हो गए। विक्रम ने बड़ी ही श्रद्धा से उनको प्रणाम किया। चंद्रदेव ने उन्हें अमृत देते हुए कहा कि अब सिर्फ अमृत ही महामंत्री की पुत्री को बचा सकता है। हे राजन, तुम्हारी परोपकार की भावना से प्रभावित होकर मैं स्वयं अमृत लेकर उपस्थित हुआ हूं। उन्होंने जाते जाते विक्रम को समझाया कि मेरे से शरीर यज्ञ में उपस्थित होने से विश्व के अन्य भागों में अंधकार फैल जाएगा, इसीलिए मैं यज्ञ में उपस्थित नहीं हो सकता। उन्होंने विक्रम को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। विक्रम स्वांग बूटी और अमृत लेकर उज्जैन आ गए। उन्होंने अमृत की बूंदें टपकाकर महामंत्री की बेटी को जीवित किया तथा स्वांग बूटी को जनहित के लिए रख लिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला आम्रपाली, जिसकी सुंदरता से ही गांव के सभी पुरुष उसके दीवाने हो जाते। वह जिस भी गली से जाती एक सुंदरता की लहर छोड़ जाती। यह कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर क्लिक करें और इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला वाली वीडियो देखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।